अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। पाकिस्तान और चाइना ने सीपैक के फेज 2 का आगाज कर दिया है और इस सिलसिले में 6 मुआहदों पर दस्तखत भी हुए हैं, जिनमें सबसे अहम रेलवे ML1 मंसूबा है। दूसरे नंबर पर कराकरम हाईवे फेज 2 का मंसूबा है। इसके अलावा फूड के एक्सपोर्ट्स और दीगर चंद मंसूबे हैं, उन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बताया है कि अब दोबारा कभी भी हुकूमत पाकिस्तान किसी रिटायर होने वाले सरकारी अफसर को दोबारा नौकरी पर नहीं रखेगी। अगर इस पॉलिसी पर वाकई अमल किया जाता है तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा, जिससे न सिर्फ एक तरफ नौजवानों को नौकरियों के मौके मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ करप्ट और नाअहल अफसरान को दोबारा सिस्टम में शामिल होने का मौका भी नहीं मिलेगा और सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं चाइनीज नायब वजीर आजम की जानब जो पाकिस्तान आए हुए थे, ही लीफिंग। उनके साथ पाकिस्तान ने सीपैक फेज 2 का साइन किया है और उसमें 6 MOUs पर दस्तखत हुए हैं। सबसे अहम तो ML1 रेलवे मंसूबे के ऊपर उसको फरोग देने के लिए यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं और 21वीं मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनको एग्री कर लिया गया है। उम्मीद है कि अब उसकी फाइनेंसिंग का जो एग्रीमेंट है वो आगे बढ़ पाएगा। इसके अलावा दूसरी अहम खबर ये थी, जिस MOU पर साइन हुए वो कराकरम हाईवे का फेज 2 है, जो कि था कोट से लेकर रायकोट तक है। 279 किलोमीटर का ये रोड जो है, इसे मोटरवे तर्ज का रोड बनाया जाएगा, 2 रेंज जाने के लिए, 2 आने के लिए। ये रूट इस लिहाज से भी अहम है कि एक तो ये चाइना के साथ पाकिस्तान को जोड़ता है और दूसरा इसके ऊपर दयामीर भाषा डैम और दासू डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनरी जानी है, जो टर्बाइंस जानी है और ट्रांसमिशन का नेटवर्क जो है, वो अगर रोड्स खुली होंगी तो तभी वहां पर पहुंच पाएगा, वरना बहुत सारे मसाइल होंगे। तीसरा MOU जो साइन हुआ है वो चाइना को पाकिस्तान में पैदा की जाने वाली मिर्चों की एक्सपोर्ट है, यानी कि जो रेड चिलीज है पाकिस्तान में ग्रो हो रही हैं, उसका कामयाब तजर्बा हुआ। इस साल 8000 एकड़ के ऊपर ये ग्रो की जाएंगे, फिर उन्हें खुश्क करके चाइना एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये इब्तिदा है। चाइना के जो फूड इंपोर्ट्स हैं, खुराक से मुताल्लिक़ इंपोर्ट, वो $100 बिलियन पर ईयर के हैं। तो उसमें से अगर हम 10 नहीं तो 5% भी ले लें, जो $5 बिलियन की हम फूड रिलेटेड एक्सपोर्ट हम चाइना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम फूड के सेफ्टी और सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स वो अटेन करें, उसको मीट करें, जो कि चाइना पूरी दुनिया से मांगता है। उनके स्टैंडर्ड्स बहुत आला क्वालिटी के हैं। इसके अलावा चंद जिम्नी से MOU भी साइन हुए। एक तो सीपैक की मुश्तरका ताउन कमेटी को बेहतर कराने का MOU साइन हुआ है और फिर माहिरीन के तबादले का MOU साइन हुआ है। इसके साथ साथ सनती मजदूरों के तबादले का भी MOU साइन हुआ है। इसको मैं समझ नहीं सका कि सनती मजदूर आया चाइनीज यहां आएंगे या पाकिस्तानी वहां जाएंगे, क्योंकि अगर तो चाइनीज वहां से यहां आते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा लॉस है, क्योंकि हमारा जो मजदूर है इनएफिशिएंट है, काम चोर भी अक्सरियत है, वो तो चाइनीज मजदूर के सामने खड़ा नहीं होगा और चाइनीज मजदूर यहां छा जाएंगे। हाँ, अगर चाइना में पाकिस्तानी लेबर जाने के मौके पैदा होते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छा है। एक तो हमारी रेमिटेंसीज बेहतर होंगी और दूसरा हमारा मजदूर जब वहां जाएगा, वहां के इन्वायरमेंट में टका के काम करेगा, उसे पता होगा कि काम दुनिया में किस तरह किया जाता है। इसके बाद आखिर में ये बताया गया कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान सीपैक के तहत $25 अरब से जायद मालियत के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और तकरीबन $32 अरब के मंसूबे या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या प्लानिंग के फेज में है। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर, जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को दी गई। हुकूमत ने बताया है कि सिविल सर्वेंट्स ऑफिसर जितने भी हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी किसी सूरत दोबारा तैनाती नहीं होगी, यानी वो दोबारा किसी भी सरकारी ओहदे पर तैनात नहीं किए जाएंगे। ना तो दोबारा भर्ती होगी, ना मुलाजमत में उनकी तोसी होगी, जैसे नॉर्मली होता है ना, एक शख्स रिटायर हुआ उसे 1 साल 2 साल 3 साल की तोसी दे दी गई, वो भी नहीं होगा।
किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा और हॉक बेसिस पे भी नहीं रखा जाएगा, ना कोई आर्जी तौर पर, ना ही बतौर कंसल्टेंट रखा जाएगा। एक फ्रॉड पाकिस्तान में यह भी होता था कि जिस किसी को ऑब्लाइज करना है तो उसे रिटायरमेंट के बाद उसी महकमे में जिसमें उसने 30-35 साल सर्व किया और उसके जूनियर दो दोस्त बैठे बतौर कंसल्टेंट रख लिया जाता है। मसलन इरिगेशन का डिपार्टमेंट है तो किसी भी इंजीनियर्स को रिटायर होने के बाद दोबारा बतौर कंसल्टेंट 2-3 साल के रख लिया जाता था। तो वो साहब एक जानिब अपनी अच्छी खासी ग्रेजुएटी के साथ साथ पेंशन ले रहे होते थे और एक नई तनख्वाह भी ले रहे होते थे। तो अब ये काम ही बंद कर दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है। इस फैसले पर अमल करवाना असल काम है, पॉलिसी मैटर नहीं करती। उसके बाद ये पॉलिसी ना सिर्फ आम सरकारी जो तमाम अफसरान है फेडरल गवर्नमेंट के, बल्कि जितनी ऑटोनमस बॉडीज हैं, खुद मुख्तार इदारे हैं, उनके अंदर भी इंप्लीमेंट होगा। फिर नीम खुद मुख्तार इदारे हैं उनमें भी होगा। मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस, अथॉरिटीज, यानी कि सरकार से मुतल्लिका हर डिपार्टमेंट जो है, खा वो मुकम्मल तौर पर सरकारी है या प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चल रहा है, यहां पर ये चीज होगी। फिर ये तमाम जो सिविल सर्वेंट्स के जो रूल्स हैं उसमें भी इस चीज को लिख दिया जाएगा कि दोबारा से तकर्री किसी सूरत मुमकिन ना हो। अगर आप पाकिस्तान के मसाइल पर नजर डालें और आज कल के हालात पर आप गौर से देखें तो जो बड़े मसाइल पैदा हुए हैं वो उन्हीं रिटायर्ड लोगों की वजह से हैं जो कि दोबारा बड़े ओहदों पर फायज हुए। मिसाल देना चाहता हूं, इस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। वहां से उन्हें उठाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया और उन्होंने पिछले साल अप्रैल के अंदर दावा किया कि 4 महीने के अंदर हम इलेक्शंस करा सकेंगे। लेकिन जब 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रवां साल पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 14 मई को इलेक्शंस का कहा, तो इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फंड्स का बहाना करके इलेक्शन नहीं करवाए। ये साथ मिला हुआ था। क्यों? जिन्होंने इनको लगाया था ये उनकी बात पे चल रहा है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात पे। दूसरी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं समझाने के लिए। नैब के चेयरमैन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनको लाया गया और उनके बाद आप देख सकते हैं कि सिर्फ पीटीआई के खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। दीगर तमाम पार्टियों के, इवन इस्तेहकाम पार्टी के अलीम खान तक के मुकदमा खत्म कर दिए गए। हुकूमत ने अभी पॉलिसी बनाई है सिर्फ सरकारी सिविल सर्वेंट्स के मुतालिक। मैं समझता हूं इस पॉलिसी में जजेस को भी इंक्लूड करना चाहिए, आर्मी ऑफिशियल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जजेस के भी बहुत जगह पर ऑप्शंस खुल जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाते हैं, वो मुख्तलिफ जुडिशियल एकेडमीज में चले जाते हैं। तो इस चीज को रोकना चाहिए। जो साहब रिटायर हुए हैं वो घर जाएं, अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारें, अपनी पेंशन एंजॉय करें। हाँ, अगर सर्व करना चाहते हैं तो प्रो बोनो बेसिस पे जरूर आए। कोई तनख्वाह, कोई पेंशन, कोई मराद लिए बगैर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस मुल्क को सर्व करें। हमें भी खुशी होगी, क्योंकि अब ये मुल्क मजीद पुराने बाबों को दोबारा सीटों पर बिठाना अफोर्ड नहीं करता। नया खून आना चाहिए, नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, क्योंकि एक पुराना बाबा रिटायर होकर किसी नौजवान की नौकरी खाता है। जब वो चला जाएगा उसकी जगह पर फ्रेश ब्लड आएगा, उसमें एनर्जी होगी, उसमें जील होगी, उसमें कोशिश करने की हिम्मत होगी, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाएगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से मांगा रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।